आ जाओ, बताओ, सुनियो सुनियो, क्लास नंबर बताओ कौन सी है? 3, क्लास नंबर 3। देखो, अब मैं इसमें तो बहुत सिलेक्टेड चीजें निकाल लिया हूँ, बाकी सब बोलकर बताऊंगा। बाकी सिलेक्टेड चीजें निकाल लिया हूँ। हमने क्या पढ़ लिया था भैया, इधर देख लो, कत्यूरी वंश पढ़ने वाले हम। कत्यूरी वंश के अंदर जब हम पढ़ने वाले 700 से लेकर यानी 350 सालों का इतिहास पढ़ने वाले हम। और 350 सालों का इतिहास वही 30 मिनट के आसपास हम खत्म कर लेने वाले। मेन मकसद याद करना हो और उसी फैक्ट को टच करेंगे, यहाँ पेपर में सवाल होगा। बाकी सब सब हटा देंगे, सारी बीमारी। ये उत्तराखंड का इतिहास है, सही बात है, ठीक। तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश क्या हुआ 700 से लेकर 1050 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड के नक्शे में? क्या भूचाल आया, कौन सा राजा आया, कौन था वो, सबसे पहली बात। अच्छा यूँ बताओ, पहला, इससे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन बना, जो पहला इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश बताओ, तो उसी का नाम कत्यूरी वंश है। कौन सा वंश? ऐतिहासिक राजवंश का मतलब क्या हो? ऐतिहासिक राजवंश का ये मतलब हो कि भाई जिसका सबसे पहली बार सिस्टमेटिकल तरीके से इतिहास मिलता। नहीं तो उत्तराखंड एक बीहड़ और उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र था। पत्थर, यहाँ ईंटें पड़ी हुई, यहाँ उबड़ खाबड़, यहाँ बेरी के पेड़ खड़े हुए, यहाँ पेड़ खड़े हुए, यहाँ कोई रहता ही नहीं। कहाँ का इतिहास? कुछ है ही नहीं, बीहड़ क्षेत्र था पूरा का पूरा। तो यहाँ का इतिहास लिखना मिल नहीं पाता। इतिहास दूसरी तीसरी शताब्दी के बाद का इतिहास मिल पाओ यहाँ से, सही बात है। और सिस्टमेटिकल तरीके तो मिला ही नहीं। 700 ईस्वी से पहले क्या हुआ उत्तराखंड में कुछ नहीं पता किसी को, ठीक। तुम मुझे, जब तुम इतिहासकार बनोगे तुमसे उम्मीद है, मुझे मोटरी से उम्मीद है जैसे रिसर्च करेगी, समझ नहीं बात है। ये तो कर रही है एमए हिस्ट्री से, ठीक। उसके बाद पीएचडी करेगी तो फिर ये उत्तराखंड का इतिहास सिस्टमेटिकल तरीके से लिखेगी। पीछे ईसा पूर्व में भी जाकर लिखेगी क्या हुआ। यहाँ तो इस 700 ईस्वी से जानकारी मिल रही। कार्तिकेयपुर राजवंश ये कत्यूरी वंश, पहला क्वेश्चन गाइस प्लीज। यह प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, पहला क्वेश्चन ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, ऐतिहासिक। अच्छा ना बताओ, सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन करा? कुनिंद। और ये सबसे पहले, ये पहली सबसे पहली शक्ति है जो हमारे कत्यूरी वंश है ना, कत्यूरी के राजा, ये पहली ऐसी शक्ति है जिनका सिस्टमेटिकल तरीके से, एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से इनका एक क्रमवार इतिहास मिलता। इससे पहले किसी का इतिहास नहीं मिलता। 700 ईस्वी के बाद का ही इतिहास मिल रहा है। अब यहाँ बात कर लिए प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कैसे को, ऐतिहासिक राजवंश। अच्छा सर और बताओ, ऐतिहासिक राजवंश तो मिल ही रहा भाई साहब। इसमें ही समझ जाओ लगभग 300 सालों तक इन्होंने राज करा, लगभग 300 साल। कितने? लगभग 300 सालों तक राज करा। और 300 सालों तक समझ लो 14 राजाओं ने राज करा, 14 नरेशों ने। ये नहीं पूछने का, कोई बात नहीं, हल्का सा बता रहा हूं तुम्हें। 14 शासक आए जिन्होंने उत्तराखंड में शासन करके चले गए। और शासन था कहाँ? अल्मोड़ा वाला क्षेत्र में। अल्मोड़ा वाला क्षेत्र वर्तमान समय में कहाँ हो? कुमाऊं में। याद रही बात है, ये कुमाऊं है। 14 नरेशों ने शासन करा। और 14 तो नरेश है ही, इसमें 3 परिवार है। 14 नरेशों को यानी 14 राजाओं को तुम 3 भागों में बांट सको। एक तो पहला परिवार आगा, ये हमारा पहला परिवार कह दो, ये हमारा दूसरा परिवार कह दो, ये हमारा तीसरा परिवार कह दो। तो पहला परिवार कौन सा परिवार है? पहला परिवार, जहाँ तक सवाल पूछा जाएगा सिर्फ वो पर्सन ज़्यादा हाईलाइट करके चलूंगा। पहला परिवार, पहला परिवार, दूसरा परिवार, दूसरा परिवार होगा और तीसरा परिवार होगा। और जहाँ परिवार हो वहीं क्या हो? प्यार हो। पहले नंबर पर जाओ, पहला, दूसरा और तीसरा। जिस दिन तुम अकेले रहोगे उस दिन तुम्हें समझ हो जाएगा परिवार का महत्व क्या हो। पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार। सर एक बात बताओ, आप इतनी बकवास जो क्षेत्र में बोर्ड पर कुछ भी बता दे रहे हो, कहीं से जानकारी मिली? कुछ जानकारी का स्रोत है? हाँ है, 3 स्रोत जानकारी। कितने? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जितनी भी बकवास क्षेत्र हो, यह जानकारी कहीं ना कहीं तो मिली होगी। और जो जानकारी के 3 स्रोत है ना, 3 जो लेख प्राप्त हुए, सर उन तीनों का नाम बता दो प्लीज। और उन तीनों का पेपर में पूछा जा। चलो नोट्स में लिखा हुआ, देखिए क्यों लिखा हुआ। हाँ मिले लिखा हुआ। ताम्रपत्र लेख 3। जानकारी का देखो, जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत, क्योंकि इनके भी नाम पेपर में पूछे हुए कि इन जानकारी मिली कहाँ था। पहले नंबर का 3 ताम्रपत्र लेख, 3 ताम्रपत्र लेख। देखो जानकारी का स्रोत क्या है? ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख। लव लेटर नहीं आए। पहले नंबर बताओ, पहले नंबर का क्या और दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। पहले का नाम ललित सुरदेव है क्या?
हाँ, ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर, ललित सुरदेव का, ये ललित सुरदेव कौन है? राजा। इसका लेखक का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र बता सको? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये लेखक ये कहाँ होगा? कौन से जिले में? उत्तराखंड के, बता सको? दीज आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यू नो। एनीवन प्लीज? ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख उत्तराखंड के कौन से जिले में? अल्मोड़ा। और बताओ, एक और भूदेव का बागेश्वर शिलालेख। हाँ, बागेश्वर शिलालेख। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख नहीं, ताम्रपत्र लेख हो, तो ये बताओ उत्तराखंड के कौन से जिले में? 4 जिलों का नाम दे रहा हूं तुम्हें, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली। बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, और एक और हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बताओ? छी। एक और हमारे पास। अच्छा, ये तो बता दो चलो, बागेश्वर शिलालेख, जिसे भी नहीं पता ना बागेश्वर शिलालेख कहाँ सी, एक काम करो, क्या तो भी उठ लो यहाँ, तो नहीं मैं धक्के दूं तुम यहाँ से। बैजनाथ शिलालेख, बैजनाथ, ये तो बता दो। बैजनाथ बताओ। बैजनाथ बागेश्वर में, बैजनाथ घाटी, बैजनाथ, हाँ कल ही पढ़ा था वो। बैजनाथ बागेश्वर में पहला ऑप्शन अल्मोड़ा, दूसरा बागेश्वर, तीसरा चमोली, चौथा पिथौरागढ़। क्या है आंसर? बताओ क्या करूं? क्या करूं ऐसी पढ़ाई का? अच्छा, इंटरनेट पर देख कर बताओगे? कहाँ? बैजनाथ अल्मोड़ा में बता देगा। इसे क्या है पढ़ना? ठीक है, जहाँ कत्यूर घाटी, ठीक है, सीख लो गजनी था। तो ये बताओ, हेलो, पहली बात, कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अगर यूं पूछा जा प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन करके चले गए? कौन थे? कुनिंद। भाग कर रखी, पढ़ी भी लेकर किताब उठाया। नो दाओ, इन्होंने कितने सालों तक शासन करा? इन्होंने कितने सालों तक शासन करा? 300 सालों तक शासन करा। पता नहीं यार तुम कौन सा दिमाग लेकर रखो। ऐसा हो सके शायद तुम घर बैठकर रिवीजन नहीं करते होंगे, एक तो कारण ही हो सके, या दूसरा कारण हो सके तुम्हारा पढ़ने में यहाँ तो क्लास में इंटरेस्ट है, वो बाहर तुम डब्बा खोल हो जाओ तुम्हारा। बहुत सारे कारण हो सके, बहुत सारे फैक्टर काम करें इनके पीछे, जिसकी याद ही नहीं रखता। मैं तो कभी भी नहीं बोलता है ना, और ना मुझे पेपर देना है। पहला परिवार होगा, दूसरा परिवार होगा, तीसरा परिवार होगा। जो पहला परिवार होगा ना, सुनियो, जो पहला परिवार होगा ना, पहला परिवार, पहले परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम पता करना, दूसरे परिवार में जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम पता करना, तीसरे परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम पता करना। शासक, नरेश, राजा, किंग, एक ही मतलब हो। सर, इतनी जो जानकारी मिल रही है ये आप कहां से दे रहे हो? प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज ताम्रपत्र। क्या है ताम्रपत्र लेख? अच्छा, ये क्या है ताम्रपत्र लेख? पहले नंबर पर के राजा का नाम क्या है? ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, एक बैजनाथ शिलालेख। बैजनाथ कहां पड़े? कत्यूर घाटी के अंदर, बैजनाथ मंदिर अल्मोड़ा के अंदर। ये सर नो 300 सालों का लगभग इतिहास। हेलो, 300 सालों का लगभग इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, और 300 सालों के इतिहास के अंदर आप 14 राजाओं को देखने वाले हैं। 14 के 14 राजा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं पढ़ाने वाला और ना पढ़ने चाहिए। ठीक है, दुनिया में मूर्खता भरा काम हो। कत्यूरी शासन से, कत्यूरी वंश से जितने भी सवाल बन सके ना, उसको चुपचाप जाकर ना वो मैं सारे में तुम्हें याद करवा के जाऊंगा यहाँ से। हाँ,
अगर कत्तूरी शासन तो 4-5 इंपोर्टेंट सवाल लग रहे तुम अभी गई यूट्यूब पर, जब मैं पढ़ा दूंगा कत्तूरी वंश के महत्वपूर्ण पर्सन यूट्यूब पर जाकर फलाना जी, ढिमके जी, मुखड़े जी पढ़ा रहे होंगे, और जो 2-4 नए फैक्ट बताए अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर लो, जाओ तुम्हारा नोट सबसे बढ़िया बन गया। समझ में आई बात यार? इतना ही जितना मेरा नोट्स है ना, बस इसका ही प्रिंट आउट निकलवा के रखो, ये तुम्हारे पास होना चाहिए हार्ड फॉर्म में। और जो बताया जा रहा है ना फिर उसके बाद कत्तूरी वंश खास तो तुम्हें पता लग गया, उसके बाद जो अनाप शनाप क्वेश्चन आने हिस्ट्री से वे भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। लो तुम्हारा नोट सबसे बेहतरीन बन गया। क्यों टाइम पास करते फिर रहे? मेरा नोट तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे मैसेज नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई मैं भी फोन उठा लूँ तो मेरे फोन में मैसेज पड़े रहेंगे, सर नोट्स भेज दो। और हकीकत बात बताऊँ तुम, अगर तुम किसी भी काम में ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तुम कभी विफल हो ही नहीं सकते। इस बात को मैं प्रमाण दे सकता हूँ। पता क्यों? मैंने कभी किसी से नोट्स के पैसे नहीं मांगे। मुझे तो यूँ पता लगा कि जो टीचर हो मैं अपने नोट्स देकर भी पैसे में बेचा, नोट्स भी मुझे नहीं पता था। लेकिन बच्चे जो इतने अच्छे, पता नहीं मुझे कौन कहाँ से, पैसे भी खुद ही डाल दिए उन्होंने। ले गुरुजी आपके नोट्स के 1000 रुपये, हम फ्री बनी ले सकते नोट्स जी। ले गुरुजी आपके नोट्स के 1500 रुपये, वैसे पैसे डाल दिए। अब सोच लो तुम कितने अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, दुनिया के किसी दुरुस्त कोने में बैठकर पैसे डाल ले मेरे अकाउंट में। क्यों डाल ले मुझे नहीं पता। मैं कह रहे बस आपने अच्छा लिख रखा है, अच्छा पढ़ा रखा है, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी। मैं कह रहे अब जब हम जो रट रहे थे ना, जब आपका नोट्स देखा ना, ऐसा लगा रटने की जरूरत है थी नहीं, इसे 3-4 बार पढ़ लिया होता ना तो जिंदगी बन जाती। अब सोच लो जो तुम्हें मैंने जीएस का नोट्स पढ़ा रखा है वो कितना काम का होगा। समझ गए? जो जीएस का नोट्स पढ़ रखा है कितना काम का होगा। अगर तुम उसे रट ले जाओ ना, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। ठीक है? नहीं तो उसके लिए आत्मा की तरह तड़प रहा बच्चा। हमें जीएस का नोट्स दिया नहीं तब किसी को, क्योंकि जीएस का मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी वीडियो रिकॉर्डेड में। बस पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा, बाकी जो हो सब तो मैंने पढ़ा ही रखा है। वीडियो रिकॉर्डेड बैच सर उठा कर डाल दूंगा, आओ भाई ले लो जिसे लेना एडमिशन। एक बैच पढ़ाऊंगा पॉलिटी है नहीं नवी रिकॉर्ड, बस एक पॉलिटी का बैच नहीं है रिकॉर्ड, बाकी सब समझ गई बात। बस उसके बाद जब चाहे हम बार बार अपना जो कोर्स पेड करते, जो सीरियस बच्चा हो आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे उसमें, सौरमंडल वगैरह वगैरह सब चीज़ें कवर कर लेंगे, उसमें तुम्हें भी बेनिफिट हो जाएगा। समझ बात। एक रह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, है ना, दो ही रह रहे जीएस में ही रह रहे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी इनका कंपटीशन पूछता भी नहीं, लेकिन तुम्हारे में पूछा। ठीक है? तो हम देखेंगे सारा का सारा, चलो छोड़ना कुछ नहीं, हमें टाइम लगेगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। जिस दिन भी तुमने मेरा पढ़ाया सारा सिलेबस कवर कर लिया हो, उस दिन तुम 1 नंबर के आदमी बन जाओगे, 1 नंबर का आदमी। साफ कहना मेरा, याद रखना बात यार। आज भी कह रहा हूं, आज तो 1 साल बाद भी हूँ, 4 साल बाद भी वही बात आगे आ गई। लिख कर लो इस बात को, इतना मैंने कहा इतना पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें। चलो कुछ है थोड़ा ये आ रही हो, बताओ मैंने कहीं उत्तराखंड पढ़ा किससे था? बताओ कौन सा पढ़ा? तुम्हारी क्लास में बैठा बैठा कर मैंने नोट्स लिखवाया, लिखो कौन था? मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया? मैंने सच बताऊं, मैंने आज तक किसी से कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। अगर मैं पढ़ता ना हो किताब ने बमंड ना इकट्ठा होता था, जितना इकट्ठा हुआ हो। और जैसे मैं पढ़ूँ बैठूँ ना, मुझे टीचर पढ़ा रहा हो तो मुझे थोड़ा संकोच साबित हो। संकोच जानते हो किस तरह कर, कुछ गलत ही कर रहा हो, और सच में इसकी बहुत सारी गलतियाँ निकल रहा, बहुत सारी। इसलिए मैं जाऊँ सीधे किताब की तरफ। और आज के बच्चे को पता क्या दिक्कत है? उसे किताब पढ़ने की आदत है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत उसके सामने है। और किताब पढ़ेगा भी तो तब जब उसे समझ में आ गई। सुनो और वो क्लास वो क्या नाम, मैंने पूछा भाई जी क्या नाम क्या? चलो नेक्स्ट। हाँ बात किसकी चल रही थी? अच्छा जीएस की क्लास की चल रही थी। 300 परिवार थे, 14 राजा हो गए, 300 सालों तक शासन करके चले गए, 3 परिवार हो गए। 3 परिवारों में जो पहला शासक रहा, जो इसका संस्थापक रहा, पहले परिवार का जो संस्थापक रहा, उसका नाम क्या है? बसंत देव ही क्या? बसंत देव, रट्टा मार लेना, बसंत देव पहले परिवार का शासक। और दूसरे परिवार का शासक निम्बुनी निम्बर ही क्या? हाँ निम्बर ही। तीसरे परिवार का शासक बताओ कौन? इच्छाधारी नागिन्या, इच्छरदेव। अच्छा तीनों याद हो गए? इतना ही याद करना, कत्तूरी वंश। बस ये छोटा छोटा जो फैक्ट याद करना। नोट्स में बहुत चीजें लिखी हुई, सारी पेपर में कभी नहीं आने की।
सारी कभी नहीं आने की, उसमें से काम का कंटेंट निकाल लो। क्या कर लो? निकाल लो। क्या कर लो? अब यही निकालना है समझ। पहला परिवार, उसका संस्थापक कौन? दूसरे परिवार का, ये तीसरे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो कि आज जो आप इतनी जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहे, कहां से दे रहे इतनी जानकारियां? कहां से दे रहे आप इतनी जानकारियां? बताओ कहां से दे? परीक्षा वाणी पढ़ के दे रहा हूं मैं तो परीक्षा वाणी पढ़ के दे रहा हूं। परीक्षा वाणी के अंदर कहां से आए? परीक्षा वाणी में यहां से लिखे गए। ठीक है, मैं तो परीक्षा वाणी से पढ़ के दे रहा हूं। परीक्षा वाणी पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? अब जो परिवार, क्या हो गया इधर देख लो, क्या हो गया? पहले नंबर पर देखो, इसमें देखो बहुत बात लिखी हुई पहले परिवार में, सारी बात काम की नहीं है। जो बात काम की ना सिर्फ निकालने में। इसमें देखो नोट्स खोलो, देखो ध्यान लगा के पहले नंबर पर कत्तूरी वंश का संस्थापक बसंत देव को माना जा। अब बसंत का मौसम आजकल चल ही रहा, बताओ कत्तूरी वंश का जो संस्थापक है कौन? बसंत देव। किसका संस्थापक है? प्रथम परिवार का भी कह सको, जो प्रथम परिवार का होगा वही तो कत्तूरी वंश का संस्थापक होगा। ये सर नो। और कत्तूरी वंश एक प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है जिसका सिस्टमेटिकल तरीके से इतिहास मिल रहा है। पहला राजा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो। अब सवाल ये नहीं है पहले परिवार में तो फिर बहुत सारे राजा आए होंगे, कहीं अकेला थोड़ा ही है। यह बात अलग है, पहला राजा, फिर इसके बाद दूसरा भी आया होगा, तीसरा भी आया होगा। ऐसा भी तो आया होगा जो बहुत मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, जिसने साम्राज्य का विस्तार करा होगा, वही इंपोर्टेंट है, उसी का नाम पूछेगा। देख लो इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ इसमें कोई सबसे प्रतापी शासक है इसमें नहीं है ना? अंतिम शासक देखो फिर इसका अंतिम शासक कौन सा शासक? अंतिम। लेकिन एक बात देखो इसमें ना दूसरे नंबर पर लिखा हुआ, इसने महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। यहाँ की जनता इसे परमेश्वर मानती थी, खुदा के समान मानती थी, भगवान के समान मानती थी। इतना बड़ा राजा था। ये पहला नंबर इंपोर्टेंट, ये लाइन भी पूछी जा सके। ठीक, ये बसंत देव ने महाराजा धीराज नू पूछ सके निम्नलिखित में से किसने महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी? यही है बसंत देव। यही है बसंत देव जो कत्तूरी वंश का संस्थापक था। ये सर नो। इसकी एक खास बात और, बस एक खास बात और, इसने ना जोशीमठ के अंदर एक नरसिंह मंदिर बनवाया था। कौन सा? नरसिंह। कौन सा मंदिर बनवाया था? नरसिंह मंदिर। याद रहेगी बात क्या? नरसिंह मंदिर किसने बनवाया था? बसंत देव ने। कहां बनवाया था? जोशीमठ में। जोशीमठ कहां पड़ा? चमोली में। जोशीमठ का नाम बदला क्या कर दिया गया? जोरती मठ। एक और नाम बदला गया कैंची धाम वाला, कोशिया कुटोली नाम था उसका, पहले जाकर कर दिया कैंची धाम। बाबा नीम करोली नाम है ना, बाबा नीम करोली कैंची धाम, जो ट्रेन रोक देते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? ओ बेटे यहाँ देखो बागेश्वर शिलालेख का नाम देखा है? यहाँ जो बसंत देव की पत्नी ना, ये बसंत देव, इनकी पत्नी, उसका नाम है राजनारायणी देवी। तो ये लिखा हुआ भाई, नू पूछ सक बसंत देव की पत्नी राजनारायण देवी, इसकी पत्नी प्लस लगा दिया मैंने। पत्नी का नाम थोड़ा ऊपर को लिखो, आज से मात्र सत्तात्मक सोच बना दो उसकी। सही बात है। क्या नाम है? राज नारायण नारायणी देवी। ये बड़ी अच्छी बात है, इनका भी नाम मिल रहा साथ साथ में, नहीं तो सारी जगह पुरुषों का ही नाम मिलेगा तुम्हें। याद रहेगी बात या? ये सर नो। किसका नाम है? किसका नाम? अरे इसकी पत्नी का नाम है वो बसंत देवी। कहाँ लिखा है? बैजनाथ शिलालेख, बागेश्वर शिलालेख पर ना, बागेश्वर शिलालेख पर। किस पर? बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर शिलालेख पर। बागेश्वर धाम को भूल जाओ। ऐसे बसंत देव के बाद पता कौन आया? खरपर देव। याद नहीं करना लेकिन पढ़ लेना। ये क्या बीमारी? याद नहीं करना लेकिन पढ़ लेना। अरे भाई नू पूछ ले कभी ठहर, ये कौन से परिवार का था? पहले का, दूसरे का, तीसरे का? ये कौन से वंश का था? अगर दे दे सवाल, खरपर देव शासक निम्नलिखित में से कौन से वंश से संबंधित है? फिर किसका सिर पिट्टोगे जाएगा? किसका सिर पिट्टोगे जाएगा? मेरे सिर पिट्टोगे। खरपर देव की शादी होगी, लुगाई का नाम, इसकी पत्नी का नाम कल्याण देवी, कल्याणा देवी। खरपर देव का एक बच्चा पैदा हुआ, नाम कल्याण राज। कल्याण राज की पत्नी का नाम है लज्जा देवी। इसलिए इंपोर्टेंट, जो खरपर देव है ना, खरपर देव वंश का अंतिम शासक था त्रिभुवन, यानी पहले परिवार का अंतिम शासक कह सकते त्रिभुवन। इतनी फैक्ट याद रखने। अंतिम शासक त्रिभुवन, त्रिभुवन। और याद करवा देता हूं दोबारा। पहले ये बताओ कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम?
उत्तराखंड का कौन सा वंश है? प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। नींद चढ़ रही क्या? हाँ खोलने पहले पूरी। कितने सालों का इतिहास पढ़ने वाले? कितने शासकों को पढ़ने वाले? कितने परिवार को पढ़ने वाले? पहले परिवार का जो संस्थापक था कौन है? कत्तूरी वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम परिवार वसंत देव। वसंत देव की पत्नी, इसका जिक्र बागेश्वर शिलालेख। इसने नो इसने काई की दादी उपाधि धारण कर रखी थी? महाराजा धीराज और परमेश्वर की। इसने नो। उसके बाद इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? अंतिम शासक इस वंश का त्रिभुवन। खत्म किया गया तुम्हारा परिवार। ठा लो, इतना ही पढ़ना, बार बार पढ़ना, इतना ही क्लिक करके रखो। दूसरे परिवार भाग जाओ। दूसरे परिवार का संस्थापक टिम्बरनी निम्बर। याद रहा ये बात। यार देखो इसमें ना बहुत सारी कथा कहानियां लिखी हुई, ठीक, जो नोट्स में सब लिखी हुई, लेकिन जो याद करनी ना मैं सिर्फ वो बोर्ड पर लिख कर चलूंगा और तुम हाईलाइट करके चलूंगा उसे। दूसरे परिवार पर नालंदा भी लेकर एक नालंदा कहां पड़े? बिहार में। नालंदा भी लेख के अनुसार बंगाल के शासक यहाँ धर्मपाल गढ़वाल पर आक्रमण किया। कहां कर आक्रमण कर दिया? गढ़वाल पर। भूल जाओ किसने क्या आक्रमण करा, जो सवाल है उस पर ध्यान दो, चक्कर में पड़ो फालतू के। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बर। मैंने बता दिया तुम्हें निम्बर था, लिखा हुआ नोट्स में सब। दूसरी सबसे बड़ी खास बात पता क्या है? जो निम्बर था ना, ये शैव धर्म को मानता था। कौन से देव को? शैव धर्म को मानता था, हिंदू धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का खंडन करता था। याद रखना बात है, बौद्ध धर्म तो बड़ी नफरत करता था। अभी मैं तुम्हें इसका इतिहास बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, नहीं। लोग कथा कहानियां सुना के चले जाएगा घंटे की, सवाल होते नहीं, उनको सवाल होते नहीं। पूरी कहानी सुना के चले गए और 10 दिन बाद गायब हो जा, और सवाल जा रहे सिर्फों को। दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बू। दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बुनिया क्या है? निम्बर। इसकी रानी का नाम है, इसकी पत्नी का नाम है नाथू देवी। एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना। लेकिन ये इसकी पत्नी बराबर में लिखो। क्या नाम है? नाथू देवी। इससे एक पुत्र पैदा हुआ, इष्टगण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इष्टगण वही शासक है जिसने पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा, इसलिए इष्टगण इंपॉर्टेंट हो जा। इष्टगण न वही शासक। अच्छा ये बताओ, जो कत्तूरी वंश इसने गढ़वाल पर राज करा, कुमाऊं पर राज करा? इसने गढ़वाल पर शासन करा। ये बताओ कहां से मिल रहे हैं? बागेश्वर से, अल्मोड़ा से। तो ज्यादातर इनका आधिपत्य कुमाऊं के अंदर ही रहा। समझ गए? कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज हो। इष्टगण की शादी होगी इष्टगण की शादी होगी। खुश हो गए? वेगा देवी। उसके बाद क्या हुआ? इष्टगण ही पता क्या खास बात है? इसने ना पूरे राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा। एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा। किसने? इष्टगण ने। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट होगा सवाल। इष्टगण का सवाल पूछा जाएगा जरूर। अगर चलो, इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा लिखा है, लकुलीस, नटराज के मंदिर बनवाए, तो ये पूछा जा सके। ठीक, देख लो कहां क्या बनवाया इसने। इष्टगण ने जागेश्वर कहां पड़ेगा? चमोली के अंदर। और उसमें क्या बनाया? नवदुर्गा, लकुलीस, नटराज, ये मंदिर सारे बनवाए थे इष्टगण ने, इसलिए इष्टगण इंपॉर्टेंट हो जा। बाकी चाहे कुछ भी नहीं याद करो, उसमें दूसरे परिवार में उसका संस्थापक और इष्टगण को याद रखो बस। उसका संस्थापक याद रखना और इष्टगण याद रखना, याद आएगी बात। क्या इष्टगण का पुत्र था ललित सूर्यदेव, इसलिए कह रहे थे इष्टगण इंपॉर्टेंट है। ललित सूर्यदेव रखा वहां से। और इसका ही शिलालेख, इसका ही एक ताम्रपत्र लेख, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख, याद रही बात। या ठीक, ललित सूर्यदेव 832 ईस्वी सिंहासन में बैठा था और ललित सूर्यदेव के शासन काल में 21वें व 22वें वर्ष में 2 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। अब सोच लो, पहले ने बताओ इसका जो पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का इसका ललित सूर्यदेव। एक बार तो पेपर में इतना सही सवाल पूछ लिया, ये पूछ लिया ललित सूर्यदेव होगा। ये कौन से वंश से संबंधित है? कत्तूरी वंश। कौन से वंश था? अगर थोड़ा डेप्थ में जाकर पूछा कौन से परिवार था? दूसरे परिवार था। ऐसा तो कभी नहीं पूछा ये किसका पुत्र, किसका बेटा, किसका बाप। कहीं ब्लड रिलेशन थोड़ा ही पढ़ा रहा है सही, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पूछेगा। और तुम उसके दादा, फूफा, चाचा, नानी सब याद कर रखे मैंने,
कर ले याद, तो सवाल थोड़ा ही कर देगा तू। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। ललित सुरदेव कब गायो? ललित सुरदेव 832 का कब गायो? 832 ईस्वी में गद्दी बैठा है। कभी नहीं पूछने का, घबराओ ना, टेंशन नहीं लो, फिर भी लिख दिया मैंने। इसी के समय में आसपास ना इष्टगण के समय में आए थे, हाँ, दूसरे परिवार के समय में शंकराचार्य जी यहाँ पधारे थे। कब? शंकराचार्य जी, देखेंगे हम कब पधारते। हाँ, इष्टगण में पे, तो इष्टगण के टाइम पे 8वीं शताब्दी आ रही है ना, शंकराचार्य जी आए थे। और जब शंकराचार्य जी का नाम आ जाए ना, तो भारत की फिलोसफी कैसे भूल सको भाई साहब। पूरा दर्शन दिया उन्होंने, इंडिया को पूरा का पूरा एक दर्शन दे दिया। जैसे द्वैतवाद दिया मध्वाचार्य ने, द्वैतवाद के जो जनक है ना, उसे मध्वाचार्य को मानना जा। इसी तरह अद्वैतवाद के जो जनक है ना, वो पता किसे मानना जा? शंकराचार्य को मानना जा। तुम तो द्वैतवाद ही नहीं समझ में आता होगा। द्वैतवाद का मतलब हो ईश्वर अलग और आत्मा अलग, दोनों अलग चीज है। ऐसी विचारधारा को द्वैतवाद कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। ईश्वर भी एक ही, आत्मा भी एक ही, इसे अद्वैतवाद कह सकते हैं, इसे अद्वैतवाद कहते थे। यह बात बोलते थे शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अभी शंकराचार्य के बारे में पढ़ाने वाला, कालंडी नाम का गांव पढ़ो, उसमें केरल के अंदर, और वहां से रहने वाला, 3 साल 5 साल तक की उम्र थी उसकी। सारे वेदों में जितने वेद, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, जितने भी वेद और जितने भी धर्म है, सारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सब उन तक पहले सब कुछ स्टडी कर चुका था। किसी की हिम्मत नहीं आती शंकराचार्य को परास्त कर देता शास्त्रों को। उस तो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं था कोई भी। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई एक जबरदस्त पीस हुआ मार्केट के अंदर, उसी का नाम शंकराचार्य। तुम पढ़े करो टाइम लगाकर शंकराचार्य के बारे में, तो आज भी पढ़ता रहता हूँ उसका अद्वैतवाद, और धीरे धीरे उसके अंदर देखता रहता हूँ क्या क्या उन्होंने फिलोसॉफी दी। अब भाई साहब जो उन्होंने ना, शंकराचार्य ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चले, 4 मठ स्थापित कर रखे उन्होंने। एक तो होगा यहाँ, एक तो यहीं से हमारे क्या उत्तराखंड में क्या नाम है, जोरती मठ होगा, जोशी मठ के अंदर है ना। उसके बाद अरे एक पुरी के अंदर होगा, पुरी कहाँ से पड़े, उड़ीसा में। एक यहाँ महाराष्ट्र की तरफ होगा यहाँ से, और एक यहाँ नीचे कर्नाटक केरल वाले इलाके में होगा नीचे, संगार जी से बोल लो। 4 मठों की स्थापना करी थी। आज भी वहाँ के शंकराचार्य का पद चला। और ये शंकराचार्य राम मंदिर को उद्घाटन में बुलाए नहीं, मोदी जी ने थाली उतार कर ना, खुद ही आरती उतार दिया। उन्हें बेवकूफ़ समझ लिया, मंदिर का ही राजनीतिकरण कर दिया, और वे नाराज होकर चले गए बेचारे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रणेता हैं। हिंदू धर्म को अगर संरक्षण देने का जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जा, बचाने का जो श्रेय दिया जा, शंकराचार्य को नकार दे सकते। याद रखने बात, समझ गए? बात करेंगे क्या, कभी टाइम लगी तो फिलोसॉफी पढ़ने का मौका मिला ना, फिलोसॉफी में बहुत मजा आया। बहुत डेप्थ व्यक्ति चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा हो ना ठीक ठाक अच्छे तरीके से, वही फिलोसॉफी पढ़ सके, उसी का दिमाग फिलोसॉफी में काम कर रहा है। भाई जब पेट भरा हुआ होगा जब तो फिलोसॉफी सूझ जाएगी, जब तो सूझ जाएगा आत्मा है, ईश्वर है, भगवान है। लेकिन यहाँ तो गरीब आदमी को सूझ जा, घर मानना नहीं है, भगवान ढूंढते फिर रहे बाहर। ये तो दिक्कत है ना, मेहनत करनी नहीं। उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है ना। देखो कितने बाबाओं ने यूट्यूब पर ठेका ले रखा है, पंडाल के पंडाल बैठे हुए, 100 कितने लोग मरे हुए कुछ दिन पहले, हाथ से रसों 120 से ज़्यादा लोग मर गए। सारे के सारे बेवकूफ़ थे नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर तुम वहाँ चढ़े हुए, और सारे वे हैं जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। सही बात है, वे वही कैटेगरी के, और उन्हीं की हालत खराब है। कारण क्या है? उन्हें बहलाना फुसलाना आसान है। मुझे बुला लो कोई बाबा तो 1000 सवाल पूछ के तंग कर दूंगा सर, छोड़ के भाग गया अपना सीधा। एक और कौन सा हो, अनिरुद्ध का नाम है कोई यार, उसके लेक्चर इतना बकवास व्यक्ति है ना, उसे सुनोगे ना तुम, बिल्कुल उसकी जो महिलाओं के प्रति मानसिकता में सोच कर रहेगा, सोच भी कैसे यूँ कह रहा है अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो उसमें महिलाओं की गलती। बे मूर्ख आदमी होगा तुम, या कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर लेते और लोग पागल बने जा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही बागेश्वर वाले होंगे, बागेश्वर बाबा, ठीक है। मैंने कह रहे अछूत व्यक्ति मेरे पैर नहीं छूने का, बेटा SC/ST एक्ट में अंदर करवा देंगे तुझे। अरे सरकार का संरक्षण मिल रहा तुझे, नहीं कह रही ये छूत व्यक्ति मेरे पैर नहीं छूने का, और लोग उस पर स्टेटस पे स्टेटस धरे जा रहे। महामूर्ख, सारा बेवकूफ बन गया सारा का सारा। थोड़ी बहुत ही पढ़ाई नहीं करी, 25-26 साल के लड़के के नीचे पैरों में पढ़े जा रहे, यानी पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हनुमान जी उस पर प्रकट होंगे क्या सिर्फ? इतना मतलब हम कुछ नहीं है, उससे भी ज्ञानी लोग पढ़े हुए, उन पर हनुमान जी प्रकट नहीं होने के ना ना। हनुमान जी ने हमें साक्षात दर्शन दिए। भाई तुझे क्यों दर्शन दिए? एक भी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं है उसमें सवाल उठा दे, तुझे क्यों दर्शन दिए?
जी दिए तो दिए, उसके बाद उसका जवाब खत्म। दिए तो क्यों दिए? ये सारे जाकत पागल है, गजनी इतनी पूजा पाठ कर रहा है, इसे क्यों दर्शन दिए हनुमान जी ने? लोग पागल बनने, वो बना रखा है वहां से 20-50 लुगैया बैठा रखी में, हु हा बेवकूफ बना रखा है लोगों का। कोई बात नहीं, मगर ले लो एंजॉय, कोई बात नहीं। ये मैं तो सोचू कभी कभी, पता है क्या यार, एक बात बताओ करे, जब ये साइंस विज्ञान पढ़ कभी हु हा कर रहे, तो देखिए न्यूटन पागल ही था। सही बता रहा मैं, ये सारी किताब फिजिक्स की, एमएससी की, बीएससी, बेवकूफ है सारे हैं। ये विज्ञान में ये है ही नहीं, होना चाहिए बिल्कुल भी। पिछले 5 से 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर जितना विज्ञान का खंडन हुआ ना, ये देश को काफी कम लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। याद रखना बात, ठीक? देश के अंदर साइंटिस्ट नहीं पैदा होने के, पता क्या पैदा होंगे? महात्मा पैदा होंगे बेटे, महात्मा, समझ गए? और हम रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में पहले भी पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए। यही कारण हमारे देश का डिक्लाइन हमेशा नीचे चला गया। कारण क्या है? यहाँ राज करने वाली राजनीतिक शक्ति की सोच, और उनकी जो सोच है वे रिसर्च को कितना बढ़ावा देते हैं। इसलिए योग्य व्यक्ति का सत्ता पर बैठना बहुत जरूरी हो, समझ गए? पढ़े लिखे लोगों का सत्ता माना बहुत जरूरी, नहीं तो अनपढ़ लोग ही राज करते रहेंगे। इसलिए कहता हूं अपने अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करो। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा होगा, चले। असल मेरा जो फिलोसफी का ज्ञान है यार, वो बार बार फूट खाता रहा है, मुझे मोलने का मौका नहीं मिलता कहीं, जो मैंने पढ़ाई कर रखी है। इष्टगण हो गया, ललित सूर्यदेव हो गया, हेलो ललित सूर्यदेव हो गया, हो गया। ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मगन धरती उधार 12 अवतार के समान बताया गया। याद रखना, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव से संबंधित है। कत्यूरी वंश की जानकारी वहीं से ही मिल रही। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसका? बैजनाथ मंदिर का ललित सूर्यदेव ने करवाया था। इंपोर्टेंट क्लिक कर लेना इस लाइन को, जो नोट्स पर लिखी हुई है। ललित भूदेव ने, सॉरी किसने पढ़ा करवाया? भूदेव ने करवाया था, भूदेव ने। किसका? बैजनाथ का। बैजनाथ, ये कौन? ललित सूर्यदेव का जो पुत्र है ना, वो हो इसका बेटा। कौन किसका बेटा भूल जाओ, बस बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? बैजनाथ मंदिर अल्मोड़ा के अंदर। जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर का समूह तो द्वारहाट में होगा, वो अल्मोड़ा के अंदर ही होगा, चमोली नहीं है, चमोली अल्मोड़ा होगा वो। काट का सही कर लेना। कितने परिवार हो गए? तीसरा परिवार सोलोड़ादित्य वंश से संबंधित है। इस वंश के जो संस्थापक वे हैं इच्छरदेव। इस वंश के बाद इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें इस वंश का अंतिम शासक देखो क्या है? अंतिम शासक है, उसका नाम सुभिक्षु राजदेव। क्या नाम? बस इतना ही पढ़ना इसमें। इसके संस्थापक इच्छरदेव, अंतिम वंश का अंतिम शासक का नाम सुभिक्षु राजदेव। बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं है इसमें। अंतिम शासक का नाम बताओ क्या है? अंतिम शासक सुभिक्षु राज। बस खेल खत्म, इसका होगा खत्म। और बताओ जी, और क्या बताओ भाई? गुरु शंकराचार्य के बारे में बता रहे थे आप, उससे सवाल पूछे जा। हाँ भाई पूछे जा, पक्का जी? हाँ जी। सर पहला सवाल बताओ, गुरु शंकराचार्य से क्या पूछा जाएगा? भाई गुरु शंकराचार्य के ना चुपचाप जाकर यूट्यूब पर, तेरी समझ में नहीं आने की, रहने मत देखना बिल्कुल भी, जो उन्होंने फिलोसफी दी। गुरु शंकराचार्य ना, पहली बात तो समझ भड़का था 10-5 मिनट। गुरु शंकराचार्य एक ना गुरु नहीं है, भगवान हो चुके हैं। गुरु शंकराचार्य लिखा हो जरूर है, भगवान। हर वो व्यक्ति जो मानवीय मूल्यों को फलीभूत हो, मानवीय मूल्यों को प्राप्त कर चुका हो, उसके अंदर एक भी किसी प्रकार का दोष ना हो, वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो गुरु नहीं, वो भगवान कहलाता। सिद्धार्थ पहले सिद्धार्थ थे, फिर भगवान गौतम बुद्ध बन गए। एथिक्स में पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद तो, कि कौन से इंसान को हम भगवान कहते हैं। तुम भी भगवान बन सकते हो,
भगवान रजनीश ओशो, अभी मरे 95-97 के आसपास ही। ओशो को बायोग्राफी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ओशो जबरदस्त फिलोसॉफी दी उन्होंने, भारत में बैन लगा जाता उनको, ये घुस मत जाना भारत में। अमेरिका के अंदर गए, फिर वहां अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। धर्म नहीं था उनका, कोई अजीब तरह के व्यक्ति थे। लोग आज का समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाया बिल्कुल भी। भारत में बैन था उनका। फिर यार तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु के दक्षिण भारत में रहा करते थे, वहां फिर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। पढ़ना जाकर, मैं बताना नहीं चाहता उनके बारे में। भगवान रजनीश ओशो, जबरदस्त कहानी। उनके थॉट्स, उनके थिंकर काफी प्रभावित हुए उनसे। पूरा नहीं है, पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं आया हूँ, लेकिन काफी मात्रा में बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। गुरु शंकराचार्य की बात कर लो, और गुरु शंकराचार्य की बात, लोग यही तो दिक्कत है कंपटीशन वाले में, पता है दिक्कत है, थोड़ा सा भी पढ़ते नहीं बाहर जाकर, थोड़ा सा भी। इससे क्या हो, पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जा। गोल गोल घूम जाएंगे, माइंड संकीर्ण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बुद्धि झंड हो जाएगी उसकी। आ जाओ, कार्तिकेयपुर राजवंश, ये कार्तिकेयपुर राजवंश है। इसके समय में 8वीं शताब्दी के आसपास, देखो बात ऐसी है, गुरु शंकराचार्य केरल के अंदर पैदा हुए थे। केरल के अंदर ना, जिस एरिया में पैदा हुए थे, कलांडी के नाम से ना प्रसिद्ध वो इलाका, जहाँ में पैदा हुए थे। फिर क्या हुआ, 5 साल के हुए, 4-5 साल के, उन्होंने सब शास्त्र, जितनी भी विद्या थी, सारे वेद थे, सारे पढ़ लिए। 8 के 8 धर्म, 8 धर्म, तो 8 धर्म पैदा भी नहीं थे, 8वां धर्म पनप ही रहा था। जितने 5-6 धर्म थे, जितने भी थे 5-6 धर्म, वे सारे धर्म उन्होंने पढ़ लिए। सब में शास्त्र हासिल थे, उन्होंने अच्छी विद्या हासिल कर ली उसमें। उनके साथ बैठकर ना कंपटीशन होता था, तो सबको हरा देते थे। एक जगह फैल हो गए थे गुरु शंकराचार्य। क्यों? शादी हुई थी नहीं कभी, ठीक। तो एक औरत ने उनसे सवाल, पता क्या पूछा, एक औरत ने सवाल पूछा उसने कि बताओ गृहस्थी जीवन कैसा हो। अब जो व्यक्ति कभी भी पूरी जिंदगी क्या में गुजारी हो, संन्यास में गुजारी थी, शुरू से लेकर लास्ट तक शादी न करी हो, वो कभी नहीं बता सकते गृहस्थी जीवन कैसा हो। मगर विद्या से कभी भी नहीं बता सकते गृहस्थी जीवन, प्रेम जीवन कैसा हो। शंकराचार्य जी को फेल कर दिया। शंकराचार्य जी अपने जीवन काल में केवल 32 साल जिए, 32 साल। 16 साल की उम्र में जब वे संन्यास लेने पहुंचे ना, उन्होंने पहली बार 3 साल के 5 साल के थे, उनके पिताजी गुजर गए, 3 या 5 साल के आसपास। उनके पिता की इच्छा थी, उन्हें बड़ा होते देखना चाहते थे, लेकिन उनकी माता को डर था ये बच्चा संन्यास लेगा। एक दिन में जब नदी के अंदर पहुंचे ना, तो उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उनकी माता नदी के तट पर खड़ी हुई थी, मगरमच्छ पैर छोड़ा ना, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल भी पैर। वो कुछ दिन पहले कह रहे थे, माता जी मुझे संन्यास लेना, उनकी माता ने डायरेक्ट मना कर दिया था, तुम कोई संन्यास नहीं लेने वाले। मगरमच्छ ने पकड़ कर उनका पैर छोड़ा नहीं, बिल्कुल भी। खींचते चले गए। शंकराचार्य जी बिल्कुल डूबते चले जा रहे थे, डूबते ही बस इतना मुंह आ गया था पानी तक। तभी उसने अपनी माता से कहा, माता बताओ मुझे संन्यास लेना। क्या हुआ? हाँ, किसकी बात चल रही थी? शंकराचार्य। हाँ, उन्होंने कहा अपनी माता जी मुझे ना संन्यास लेना। संन्यास लेना? उसने सोचा, क्या तो बेटा, अगर आप मुझे संन्यास की अनुमति दे देती हो तो मैं तुरंत आज बच जाऊंगा, नहीं तो आज मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा। अच्छा, ये बात थी। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अनुमति दे दी, जाओ, लेकिन एक शर्त, मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करोगे। तो मेरा अंतिम संस्कार तुम करोगे? चलो। वहां से वो दिन, 7-8 साल की उम्र शंकराचार्य जी की, और फिर निकल दिए। यहां से सीधे महाराष्ट्र गए, वहां एक ज्योति मठ की स्थापना करी। यहां से फिर वहां सीधे पुरी गए, फिर वहां उत्तराखंड, और ऐसा ऐसा करके पूरे भारत का चक्कर मारा उन्होंने। समझ की बात है, पूरे भारत का, उत्तर तो दक्षिण, दक्षिण तो उत्तर, सारे में घूमे, और हर जगह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करा। समझ गए? और 16 साल की उम्र तक आते आते, 16-17 साल की उम्र तक आते, एक व्यक्ति देख लो कितना कम जिया। 16-17 साल की उम्र तक आते आते दुनिया, इंडिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शास्त्रात्मक प्राप्त कर सके, पराजित कर सके, इतना ज्ञानी व्यक्ति। ये शंकराचार्य जी थे। यहाँ भी आए आपके उत्तराखंड में, जब भी तो मैं इनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आए हैं इसी, यही उनकी समाधि भी है उत्तराखंड में। 32 साल की उम्र में यहाँ का डिलीट हो गए। ठीक, शहीद तो कहने के नहीं, क्योंकि शहीद का दर्जा यहाँ अग्निवीर को नहीं मिलता। क्या हुआ? समाधि ले ली उन्होंने, ऐसा बोलेंगे, समाधि ले ली है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो दर्शन दिया, जो इंडिया के लोगों को फिलोसॉफी दी, उसे अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं।
और अद्वैतवाद का मैं कहते थे साफ साफ इस दुनिया में आत्मा भी एक ही और ईश्वर भी एक ही। लेकिन द्वैतवाद क्या कहता था, मध्वाचार्य व अद्वैतवाद। ये पूछा जा द्वैतवाद किससे संबंधित ऑप्शन है, मध्वाचार्य। फिर वहां खोपड़ी खराब हो जाए बैठ कर, पता लग रहा जो मास्टर बकवास क्षेत्र था वो बकवास नहीं आती, वो तो सवाल था। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया, फिलोसफी है एक प्रकार किया, दर्शन हो, उसमें कहा गया ईश्वर अलग और आत्मा अलग। ईश्वर और आत्मा यानी जीव को और ईश्वर को अलग करके देखो। तुम ये इंसान बैठा हुआ है यहां से, जिस दिन ये मर गया, अब बताओ ये चल क्यों नहीं रहा, क्या निकल के इसके अंदर तक चला गया? तो लोग कहते हैं इसके अंदर तक आत्मा निकल के चली गई, ठीक, लेकिन आत्मा निकल के चली गई और दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश कर गई। ये मध्वाचार्य बोलते हैं दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश कर गई। और जो अद्वैतवाद को फॉलो करने वाले पता क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा तक जाकर मिलेगी। इसमें आत्मा और परमात्मा एक ही है, और जब आत्मा और परमात्मा एक ही है इसे हम अद्वैतवाद कहते हैं। इसलिए कहता हूं पूरी फिलोसफी का अध्ययन 8 के 8 धर्म पढ़कर तब बैठा हुआ मैं, सबका नोट्स बनाया था अच्छी तरह। कभी पढ़ने का मौका मिला, इतना थोड़ा ही किताब में, कहीं भी नहीं है किताब में, पढ़ लो जा किताब। अच्छा पेपर में क्या सवाल पूछा, पेपर में सवाल पूछे थे, क्या पूछा पेपर में, पता क्या सवाल पूछा, निम्नलिखित में से अद्वैतवाद के जनक किसे माना जाता है, शंकराचार्य। निम्नलिखित में से द्वैतवाद के जनक किसे माना जाता है, मध्वाचार्य। अच्छा और भी हो, एक विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। चलो रहने दो, क्यों अपनी खोपड़ी खराब करो, इतना पढ़ेगा मुझे लेने दो खराब। मुझे पता ना जो मेरी वीडियो देखेगा उसका भी इतना लेवल होगा ही नहीं। मुझे एक मैसेज कर लिया, SST का कोई टीचर होगा, तो कह रहा आप एक महान शिक्षक हो, आपकी भाषा बहुत सहज और सरल है, यू व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा। चलो बारिश पड़ रही, तीनों परिवार खत्म हो गए, कत्तूरी वंश खत्म। अब कत्तूरी राज्य का जो प्रशासन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां प्रशासन कैसा काम करता था, ये बार बार पूछेगा। कत्तूरी वंश के अंदर ये, हेलो, कत्तूरी वंश के अंदर ये किसके समय में आए थे, शंकराचार्य जी, इष्टगण के समय। याद रखिए बात, एक बार लेक्चर सुन रखे ना मेरे, तब भी तुम्हारा सवाल सही जाएंगे, तुक्का भी मारोगे तब भी सही जाएगा। यकीन नहीं आता ना, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर डालो कत्तूरी वंश के इंपॉर्टेंट सवाल, फलानी जी ने पढ़ा रखे होंगे, ढिम 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 ऐसा करते चले जाओ। अरे एक अद्धा ठहरा दिखा दिया, आ जा बाबू नोट्स में, कहाँ आ जा, ऐसे नहीं, आजा बाबू नोट्स में, बाबू बोल तो शर्म है नहीं, मेरे सामने दिखा रहे हो एक्टिंग, पता नहीं कैसे कैसे बाबू बोल दिया होगा। बबुआ, बाबू का ही रूप परिवर्तित होगा तो बबुआ बन गया। सुनियो, अब कार्तिकेयपुर राज्य में की प्रशासन व्यवस्था, कार्तिकेयपुर राज्य का नाम सुना है, उसकी प्रशासन व्यवस्था देखो। अब प्रशासन व्यवस्था में देखोगे, सुनो, प्रशासन व्यवस्था में पहली बात तो समझ लो, कुछ लोग पता क्या कह रहे, लक्ष्मीदत्त जोशी इतिहासकार, पता क्या कह रहे, नु कह रहे हैं ये कार्तिकेयपुर राजवंश के, कत्तूरी वंश के शासक थे ना, ये अयोध्या से आए थे। कहां से आए थे, अच्छी बात है, इनके कहने से क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर पूछेगा, हाँ पूछ लेगा, पता क्या सवाल देगा, पूछेगा कत्तूरी वंश मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, पहला ऑप्शन दे देगा कन्नौज के, दूसरा ऑप्शन दे देगा थानेश्वर के, तीसरा ऑप्शन दे देगा ठेका अयोध्या के, चौथा ऑप्शन दे देगा कुछ और ठेका देगा, इनमें से कोई नहीं, और आंसर हम अयोध्या पर लगा तो देंगे कम से कम, इसलिए पढ़ लेना जरूरी हो। समझ गए, किसने बताई बात, लक्ष्मीदत्त जोशी ने। बद्रीदत्त पांडे, इसने पूरे इतिहास का नाश करके फेंक दिया उत्तराखंड के, मतलब जब मरेगा ना तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा, जब भी बद्रीदत्त पांडे मरेगा तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा इतिहास में उत्तराखंड के में। अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हो। कार्तिकेयपुर राजा अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, कह हम सूर्यवंशी है, कार्तिक कत्तूरी वंश के राजा। इस वंश के शासकों की भाषा थी संस्कृत। संस्कृत कैसे बोलते होंगे, बड़ी कठिनाई होती होगी, ठीक, जब चाय पीनी होती होगी ना पूछेंगे अहम चाइम पिबंतिम प्रणम डिकणवंतिम, बड़ी दिक्कत खड़ी होती होगी, तो अपनी हिंदी भाषा से ठीक है ना। चलो, लोक भाषा कौन सी थी, पाली, लोक भाषा कौन सी थी,
पाली। जैसे हमारी बोली कौन सी, खड़ी बोली। जब हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं ना, जो हम यहाँ बोल रहे हैं हिंदी नहीं है प्योर, जो मैं लैंग्वेज को बोलता हूँ, जो मेरी लैंग्वेज बोलता हूँ, ये खड़ी बोली। मान लो गजनी को किसी को नमस्ते करनी तो कैसे बोलेगा, नमस्ते जी। वो डर जाएगा पहली बार, जो सहज सरल इंसान होगा। इस जगह मैं नमस्ते कर रहे हो, लट मार रहे हो, काजल कोई नहीं, नमस्ते जी। वो दूर तो दूर ही भाग जाएगा, ना ना चाय नहीं बनानी, रहने दो, मैं जा रहा हूँ, उठ को। और शहर का आदमी, अंकल जी नमस्ते, शिवनंदन की तरह, अंकल जी नमस्ते, ये हो शहर का आदमी, इस तरह कर, देखिए इस तरह बोल लगी। देख तुम्हारी कौन सी बोली, खड़ी बोली। अच्छा ये बताओ, कत्तूरी प्रशासन के अंदर ना, जो बजाओ, कत्तूरी प्रशासन के अंदर, कत्तूरी प्रशासन के अंदर ना भूमि नापने वाला अधिकारी था, जो भूमि मापने वाला अधिकारी, मापने वाला अधिकारी, उसका नाम दे रखा है। नाम बताओ क्या है उसका, क्या है? भूमि नापने वाला अधिकारी प्रभावतार, यही तो प्रभा, इसका नाम रट्टा मार लो, प्रभावतार। रामतावारनी, प्रभावतार, प्रभावतार कौन है? भूमि नापने वाला अधिकारी। वर्तमान समय में से चकबंदी अधिकारी बोल रहे, इसे यो प्रभावतार। कत्तूरी प्रशासन में जो भूमि नापता भी रहता है ना, कंडे लेकर आपस में वो लेकर इंची टेप लेकर भूमि नापता भी रहता, इंची टेप आए थे उस टाइम पर, तो कंडे बोल रहे थे उस टाइम पर, तो उसे बोलते थे हम प्रभावतार। प्रभावतार, ए प्रभा की लड़की इधर देख लो, प्रभावतार। कत्तूरी काल में जो मंदिर बने, दो तरीके के मंदिर थे। पहले नंबर पर छतरीयुक्त मंदिर थे, जिनके ऊपर छतरी हुआ करती थी, इस तरह करके छतरी सी, सही बात यार। और कुछ ऐसे थे जो शिखर युक्त थे, ऐसा करके, ठीक, ये शिखर युक्त मंदिर। इसके ऊपर देखो, बंदी को देखो ना जाकर, ऐसा करके हम झंडा गाड़ते, ऐसा करके लगा देते हैं कि झंडा इस तरह करके मंदिर पर, हाँ बिल्कुल खेड़े पर, वो शिखर युक्त मंदिर है। और एक छतरयुक्त मंदिर है। कारण पता क्या है इनका? कुछ मंदिर ऐसे बनाए जा, कुछ मंदिर ऐसे बनाए जा, कारण पता? यही तो दिक्कत है तुम्हारे, जो तुम पढ़ते हो ये कंपटीशन वाला, यही दिक्कत है तुम्हारे पढ़ने में। तुम पढ़ते हो, होता है पेपर आजकल पूछना पता क्या स्टार्ट कर रहा है, क्यों होता है, ठीक है? ये मंदिर कुछ कह रहे, ये मंदिर कुछ कह रहे, इन मंदिरों का आकार कुछ कह रहा, मैं इनसे बताऊंगा, फिर निकाल दो पहले। छत्रयुक्त पैगोडा मंदिर, वे भी ऐसे ही है, छत्रयुक्त हैं पैगोडा मंदिर में भी कैसे ऐसे ही है। कत्तूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन और भारी आक्रमण। कत्तूरी वाले कहां चले गए? अत्याचारी शासन, अत्याचार कर रहे थे यहाँ के राजा दूसरों पर, ठीक। सुभिक्षु राज का नाम सुना नहीं होना, जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, फिर जनता ने नकार दिया उसे। जब कोई भी राजा अपनी जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देगा ना, जनता नकार देगी। दूसरा क्या होगा, उसका टाइम माड़ा चल रहा होगा, बाहर तो तुरंत आक्रमण हो जा, फिर उसके बाद क्या होगा, उस हर जगह पतन नहीं होगा, ऐसा करके कत्तूरियों का पतन होगा। यहाँ तो पता कौन है, फिर पता कौन आगा आलिए में 62 राजा, कम से कम 800 910 1000 साल तक राज करने वाले। क्या तुम जानना चाहते हो वे कौन है? उनका नाम है चंदवंश। सोमचंद आलिया, सोमचंद कौन? सोमपाल नहीं, सोमचंद, सोमचंद आलिया, ठीक। हम सारे नहीं पढ़ने के, उसमें से बस एक दो पेज का डाटा निकाल लेंगे, खलास उसका आज शाम को खत्म कर देंगे। इतना टाइम नहीं है हमारा, पूरा चंद्रवंश ना शाम को धज्जा उधेड़ देंगे उसके आज बैठ कर, ठीक। अभी रुक जाओ, अभी मूवी देखनी है, कल की मूवी देखनी। कौन बोल रहा है? जीसस। अच्छा ना बताओ, कत्तूरी का ये चुप जाओ, कत्तूरी का पतन कैसे हुआ? चुप जाओ। हाँ अब क्या देख रहा है इसमें? अभी वो बोलोगे नहीं बताया, बोलोगे नहीं बताया।
कत्तूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को बोलते थे कर्मांत। कर्मांत, कर्मांत क्या था पूछा जाएगा तुमसे। जो तहसील थी ना उसे कर्मांत बोल रहे थे। जिस तरह तुम्हारी तहसील क्या पड़े, रुड़की, रुकड़ी, रुड़की। अच्छा सुनियो, सुनो, कत्तूरी राजवंश में कुछ पदाधिकारियों का नाम दे रखे, इन मतलब पक्का एक सवाल पूछा, पढ़ो। प्रांतपाल, प्रांतपाल, प्रांतपाल वो होगा था जो सीमाओं की रक्षा करता था। जिस तरह राज्यपाल नहीं होता क्या, पाल पाल उनके नाम पर लगे जो रक्षा करने वाले हो। इसलिए जो प्रजाति ने गडरियों की प्रजाति बोल रहे शायद इसे, उसका काम ही रक्षा करना हुआ करता था पहले। समझ की बात है। जो भेड़ बकरी लेके चलते हैं ना, इनका पहला काम रक्षा करना हुआ करता, पाल पाल लगाए जाने के नाम में। समझ की बात है। अजय पाल नाम सुना नहीं, पाल इनके नाम में लगाया था। प्रांतपाल सीमाओं की रक्षा करने वाला। घटपाल गिरी द्वारों की रक्षा करने, जो गिरी द्वारों जो द्वार के बाहर खड़ा रहेगा उसे बोलेंगे घटपाल। एक व्रमपाल व्यक्ति को निगरानी करने वाला, जासूस जिसे बोल रहे जासूस। जो जासूस है वो कौन है, व्रमपाल। ब्रह्मपाल नहीं, व्रमपाल। एक नरपति, किसके पति, नैसे नरपति, नैसे नदी घाटिया, याद हो जाएगा। नैसे नरपति, नैसे नदी घाटिया, नदी घाटियों के आगमन और सुविधा पर कर वसूली करने वाला अधिकारी। लिखा हुआ नहीं, नदी घाटियों पर आगमन सुविधा तथा कर वसूली। नदी घाटियों में जो टैक्स लेगा जाएगा उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे हम नरपति। यानी इसका मतलब नदियों का पति। दोष अपराधिक, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी, उसे बोलते हैं दोष अपराधिक। एक दंड पाश्विक, दंड पाश्विक क्या दो, दंड नायक, महादंड नायक क्या दो, आज के समय का आईपीएस ऑफिसर क्या दो, आज के समय का आईपीएस ऑफिसर। पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी। अब बताओ पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी आईपीएस अधिकारी नहीं होता, तो आईपीएस अधिकारी को महादंड पाश्विक कह सकते नहीं कह सकते, महादंड नायक क्या दो, महादंड नायक, दंड नायक, दंड पाश्विक। ये सर नो सवाल है सर, ये बताओ ये जो कत्तूरी शासन के या कत्तूरी वंश के अंदर ये जो शासक थे, ये पैसा कहां से लाते थे, इनकी आय का स्रोत क्या था, रोकड़ा कहां से आता था इनके पास। पहले नंबर पर कृषि और वन, इनके नोट्स में सब लिखा हुआ, इनके पास कृषि से पैसा आता था और वनों से। यहां लगाते थे टैक्स। क्षेत्रपाल राज्य के कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्षेत्रपाल होता था जो राज्य की कृषि का ध्यान रखता था। ये पूछा जा सके क्षेत्रपाल कौन था, क्योंकि प्रशासन तो काफी सवाल पूछा, इसलिए मैंने सारा का सारा कवर करके चल रहा हूं, एक बार बता के चल रहा हूं। तुम खंडपति, खंडपति नामक अधिकारी, खैसे खंडपति, खैसे खनिज, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खैसे खंडपति लिखा हुआ देखो। खनिजों एवं वनों की रक्षा करने वाला अधिकारी खंडपति हुआ करता था। क्षेत्रपाल कौन, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, याद आ जाएगा देखो तुरंत। क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, क्षेत्रपाल याद आ जाएगा नहीं आ जाएगा। करों की वसूली के लिए भोगपति, जो टैक्स वसूलता था उसे क्या बोलते थे, भोगपति। कौन है भोगपति, अभी पूछूंगा तुम क्षेत्रपाल क्या करता था बताओ। 6 क्षेत्रपाल और 6 क्षेत्र कृषि क्षेत्र, याद रहेगा नहीं क्षेत्र। खंडपति, खैसा खनिज, खैसा खंडपति। करों की वसूली के लिए भोगपति, टैक्स वसूलने वाला अधिकारी कौन था, भोगपति। उसके बाद भाट चाट, ये अधिकारी जो बेगार कर लेते थे, बेगार, बेगार कर पता क्या हो, किसी पर काम करवा लेना और पैसे देना देना, काम करवाना और पैसे ना देना। मान लो गजनी, ठीक है, हमारे साम्राज्य में काम कर रहा है, बाहर का व्यक्ति है, ठीक, इस पर दबा के पूरे दिन में हमने घर में झाड़ू लगवाई, पोछा लगवाया, सब सारा काम करवाया इस पर, और शाम को नहीं कह रहा है लो पैसे। मैंने कहा बेटे मेरे शासन मेरे राज्य में रहना, यहाँ रहना। मैंने कहा बाहर भेज दो यहाँ तक, जी ना, बाहर तो बहुत बुरी हालत है। इसका मतलब इसने मेरे घर में बेगार करी, क्या करी पता लग चुका, ऐसा करके। तो ये भी तो एक प्रकार का टैक्स ही चुकाया था ना। ऐसे अधिकारी को बोलते थे भाट चाट। भाट चाट, पशुओं से दूध निकालने पर भी टैक्स, पशु से दूध निकालने का कार्य अभीर करते थे। अभीर भी पूछा जा सकता, अभीर क्या हो, अभीर, वैसा अम्भीर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका सही, अभीर। तो अभीर कौन थे, जो पशु से दूध निकालने का काम करते थे।
देखिए कल भी बताया था मैंने, तुम भूमि को नापने के लिए द्रोण मापर और नाली मापन का यूज करते थे, और यहाँ देख लो एक द्रोण 32 शेर और 16 नाली के बराबर हो। नोट्स पर सब लिखा हुआ, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? आलिया मैं तुमसे सुनने में पूछूंगा क्या बोला, क्या बीमारी है, अभी कोई सा भी नाम पूछ लो जितना प्रशासन में लिखा हुआ। प्रशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है कत्यूरियों का, समझ गए? द्रोण मापन नाली मापन क्या है? भूमि नापने की पद्धतियां, सिस्टम, ये सर नो। उसके बाद एक द्रोण में कितने शेर के बराबर हो? कत्यूरी के प्रशासन में जिसका शासन होता था उसे क्या बोलते थे? उपरिक। कत्यूरी प्रशासन में राज्य प्रांतों पर, राज्य पे जिसका शासन हुआ करता था, राज्य पे जिसका शासन हुआ करता था उसे क्या बोलते थे? उपरिक। ये तो भारतीय इतिहास में पढ़ो, उपरिक। इसे उपरिक को ही क्या बोल रहे? राज्यपाल। इसे तो वर्तमान समय में राज्यपाल बोल रहे, राज्यपाल कह दो या उपरिक कह दो, पता लग जाएगा उपरिक कौन था। कत्यूरी प्रशासन के अंदर राज्य पे जिसका शासन हुआ करता था वो कौन था? याद रही ये बात है? उसके बाद आ जाओ कत्यूरियों का शासन, मध्यकाल का कत्यूरी शासन लिखा हुआ, पढ़ो से करें फटाफट। इस शासन काल की जानकारी स्थानीय लोक कथाओं जागरूकता से मिलती है, मिलती है। पढ़ो 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 पढ़ो, मैं बताना चाह रहा हूं ना, इसमें कुछ नहीं है। पढ़ने की आदत डालो, बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं डाल। और पढ़ो, खुल खुल कर पढ़ो, पूरा टाइम दे रहा हूं, पढ़ो, पूरा पेज दे रखा है, तभी से बैठ कर पढ़ो सर। बच्चे को पढ़ने की आदत नहीं है, हरामी होंगे सारे बच्चे। पढ़ लिया? तो देखो लिखा हुआ, ध्यान से सुन लो, मध्यकाल का कत्यूरी शासन लिखा हुआ। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर अंधकार का युग आने वाला। और जब अंधकार का युग आ जाए ना, अब एक राजा यहां दिखाई देगा तुम, एक राजा वहां दिखाई देगा, एक यहां दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद कोई और राजा चला आया, इसके बाद कोई और राजा चला आया। ये राजनीति में अस्थिरता आएगी, और राजनीति में जब अस्थिरता आ जाए ना, उस हम अराजकता का युग भी कहते हैं। इसे राजनीति के अंदर अंधकार का युग भी कहते हैं। किसका युग? क्या समय आ गया बताओ, एक सही और सिस्टमैटिकल तरीके से कोई मजबूत राजा नहीं है। जैसे जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें मुगल काल को पढ़ते हैं, मुगल काल में अंतिम शासक औरंगजेब होता है, अंतिम शासक जो शक्तिशाली शासक होता है। उसके बाद भारत की राजनीति में अंधकार का युग चला आता है। उसके बाद अगर कोई सबसे जबरदस्त राजा दिखाई देता है, 1856 के बाद बहादुर शाह दिखाई देता है। उसके बीच में और 1707 से लेकर पूरा भारतीय राजनीति में अंधकार का युग छाया हुआ होता है। बोलो स्वाहा। इसी प्रकार उत्तराखंड की राजनीति में भी अंधकार का या अराजकता का युग दिखाई देता है। मैं अराजकता, कुछ लोग अराजकता का युग कहते हैं, मैं अपनी भाषा में से अंधकार का युग कहता हूँ। कौन सा युग? बहुत सारा अराजकता है, कोई इस पर आक्रमण कर रहा, कोई इस पर आक्रमण कर रहा है, यार अराजकता ही तो कहते नहीं क्या? अराजकता मत फैलाओ, मैं अंधकार कह दूँ उसे अपनी भाषा में। मैं भी तो एक इतिहासकार हूँ, मैं भी तो कोई किताब लिख सकता हूँ, ठीक? ये वहम टूट जाओ, BS ने की परीक्षा वानी, वही बात है। तुम कल को ही कोई किताब लिख दोगे, अपने आप को कमजोर ना समझो, लेकिन जिस दिन भी तुम किताब लिखोगे उस दिन तुम कंपटीशन कभी नहीं निकाल सकते। कारण क्या है? उस दिन तुम सिर्फ किताब लिखोगे। आ गया? इसको पूरा पढ़ लेना। उत्तराखंड में देखो अराजकता का युद्ध चलाया। 1191 में नेपाल के शासक अशोक चल ने कत्यूरी के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। देखो क्या क्या होने वाला, गजब का। पूरा पेज बिल्कुल गजब का, तमीज से बैठ कर पढ़ना इसमें। हाँ सारा पढ़ना, पूरा पेज बैठ कर, अभी पढ़ो मेरे सामने बैठ कर। यहाँ तक कितने पॉइंट लिखवाए मैंने इसमें देखो, करेक्ट 15-14 पॉइंट, 14 के 14 पॉइंट बैठ कर पढ़ो, भी सुनूंगा उसके बाद हम आगे बढ़ेगी। 14 पॉइंट पढ़ो मेरे सामने बैठ के। चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं इसमें। कत्यूरी शासन सुन लो, कत्यूरी शासन भी समाप्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, हेलो इसका यूट्यूब पर जाकर MCQ लगाना, और जाकर 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन भी नए दिखाई देंगे। चुपचाप उठाओ, नोट्स में डाउन कर दो, सबसे बेस्ट नोट्स, खेल खत्म। समझ गए? कत्यूरी प्रशासन सब खत्म, कत्यूरी वंश भी खत्म, कत्यूरी राजवंश खत्म। इसके बाद पता कौन आने वाले आलिये में? उनका नाम है चंद्रवंश।
62 राजा एक साथ पढ़ेंगे, 2-3 पन्नों में समाप्त कर देंगे, उन तो बाहर कभी सवाल नहीं बनने का। ठीक, पहले मैं खुद स्टडी कर आऊंगा, ठीक, और देखूंगा तुम्हें कौन कौन सा कंटेंट दूं, पूरा कम समय में तुम्हारा ज्यादा सवाल हो जा। चंद्रवंश तुम्हें फिर पढ़ना ही ना पड़े बिल्कुल भी। ये सही रहेगा कि बार बार उसमें बहुत सारे राजा ना, तो बहुत सारा राजा नोट्स में तुमने लिखाई रखे, लेकिन उसमें से 2-3 पन्नों में समेटने का कष्ट करेंगे हम तो, समझ गए। चलो।